जय हिंद मेरे सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को। मैं आयुष सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने चैनल पर सॉल्यूशन अभिषेक। और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। आज है 15 फरवरी और आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं आपके लिए इस करंट अफेयर्स की वीडियो में लाया हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर से। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो आपको ये बताना है कि ये कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है 12 फरवरी, ऑप्शन नंबर 3। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, ओके। फिर मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। 12 फरवरी को इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्रोडक्टिव डे भी कह सकते हो, उत्पादक दिवस, उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। अब जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है 12 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो है एनपीसी इस विशेष दिन को आयोजक है। 12 से 18 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता विषय के तहत पूरे देश में उत्पादक सप्ताह मनाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व रेडियो दिवस 2022 में जो है इसका विषय क्या था? 2022 के लिए विषय क्या था 2022 के विश्व रेडियो दिवस का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रेडियो एंड ट्रस्ट। अब जो रेडियो है इसका महत्व है जो है आपका है कि रेखांकित करने का उद्देश्य से हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। अब यूनेस्को के जो सदस्य देश हैं इन्होंने पहली बार 2011 में इस दिन की घोषणा करी थी। 2012 में क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में अपनाया गया था, बाद में हुआ था ये। और जो विश्व रेडियो दिवस है 2022 का विषय क्या है? रेडियो और विश्वास। विश्वास मतलब ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब विश्वास, एक ही बात है, ओके। तो आप कंफ्यूज ना हो। अब जो विश्व रेडियो दिवस 2022 है इसके 3 मुख्य उप विषय क्या हैं? रेडियो पत्रकारिता में विश्वास, विश्वास और पहुंच, रेडियो स्टेशन और विश्वास। और देखिए तीनों में चीज़ों में विश्वास यानी ट्रस्ट के बारे में बोल रहे हैं। जिनको नहीं पता मैं उनके बारे में उनको बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। सुरंगा लकमल ने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, अब ये निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्रीलंका से। और जो श्रीलंका है, टेस्ट कप्तान सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट है इसके संन्यास की घोषणा करी है। डबरीशायर क्रिकेट क्लब के साथ 2 साल का करियर लिया है। अब जो लकमल है इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब तक 68 मैचों में 168 विकेट भी इन्होंने लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकारों और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया था? तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर 2। अब जो जम्मू और कश्मीर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और त्रिपुरा इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां 2021 में पत्रकारों और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया था। राइट्स एंड रिस्क जो है एनालिसिस ग्रुप RRAG द्वारा इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में कहा गया था। अब जम्मू और कश्मीर आपको भी पता है कितना विवादित जगह है, तो इसलिए यहाँ के जो रिपोर्टर्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा करा गया है। अब इसलिए करा गया है क्योंकि आपको भी पता है कि पाकिस्तानी ना चैन से बैठते हैं ना, और बैठेंगे भी कैसे? हमारी इंडियन आर्मी जो खड़ी है बॉर्डर पे, उनको क्या बोलते हैं, अपना मिट्टी चखाने के लिए हमेशा हार ही जाते हैं हमसे। और फिर हमारे देश में भी कुछ हैं देशद्रोही जो अंदर बैठ के हमारे देश का नमक खा के हमारे देश को ही गाली देते हैं। तो उनके साथ भी वैसे अच्छा तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो बुरा होता ही होगा, बस हम देख नहीं सकते। चलिए, अब देश भर में कम से कम 6 पत्रकार मारे गए, 108 हमले हुए और 13 मीडिया हाउस या समाचार पत्रों को निशाना बनाया गया। तो मैं कोशिश करूंगा और मैं आपसे भी आशा करता हूं कि आप ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपना देश हमेशा सुरक्षित रहे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस में 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए निम्नलिखित में से किस मुख्य खेल को शामिल करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है सभी 1, 2, 3 यानी सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग सबको दे दिए। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जान लेते हैं थोड़ा सा। अब जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इन्होंने लॉस एंजलिस में 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए जो मुख्य खेल हैं सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, इसको शामिल करने की मंजूरी दे दी है। इन तीन ने टोक्यो ओलंपिक में अपना ओलंपिक पदार्पण किया। 2024 में पेरिस के लिए अतिरिक्त सूची में शामिल किया गया। मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और आधुनिक जो पेटाथलॉन होता है उसमें संबंधित रूप से LA 28 प्रारंभिक खेल कार्यक्रम में भी शामिल किया जा सकता है इसको।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। केंद्र ने मध्य प्रदेश से जो है निम्नलिखित में से किस स्थान का नाम बदलकर नर्मदापुरम 3 करने को मंजूरी दे दी है? कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर है होशंगाबाद नगर को किस चीज़ में बदला गया है? नर्मदापुरम 3। ओके, अब जो केंद्र है मध्य प्रदेश में 3 जगहों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम कर दिया है कुंडेश्वर धाम, और बाबाई का नाम कर दिया है माखन नगर। ओके, ये अभी नाम बदले गए हैं और ये पहले के नाम थे, तो ये नाम बदले नहीं गए हैं। दरअसल जो नाम पहले थे उसको वापस लाया गया है, ऐसा भी हम मान सकते हैं, मान क्या सकते हैं, कह ही सकते हैं सिर्फ। और जो माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पे बाबाई का नाम बदला गया, ये प्रसिद्ध पत्रकार थे और कवि भी रह चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी आप याद रखना इम्पॉर्टेंट है। अब जो हाल ही में भोपाल में जो हुआ है, हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति कर दिया गया है। किसका? हबीबगंज का नाम रानी कमलापति कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्टोस सर्तोजोत्सी का फरवरी 2022 में निधन हो गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे ये? तो इसका आंसर है ग्रीस। तो चलिए, आपका अगले हफ्ते का तो आपको क्वेश्चन पता चल गया, इसको याद कर लीजिएगा ढंग से, ताकि मैं आपको रिवीजन में पढ़ाऊँ तो आपको भी मज़ा आए और मुझे भी आंसर देखने में मज़ा आया आप लोग का, कि आप लोग ढंग से आंसर कर रहे हैं। 2022 में ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस और जो सर्तोजोत्सी का निधन हो गया इनका। अब 1963 में इनको पहली बार जो है जो दक्षिणपंथी चरमपंथियों और राजनीतिज्ञ गिग्रोसी लैब्रोकिस है, इसकी हत्या में एक जांच न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका में जो प्रमुखता से उभरी, जिसने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करा था। 1985 में समाजवादी पसोक पार्टी जो है द्वारा राष्ट्रपति के रूप में से नामित किए गए थे और मई 1990 तक उस पद पर ये रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध डेजर्ट जो है रेगिस्तान उत्सव, जिसे मरु उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, ये मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राजस्थान में। अब देखिए, रेगिस्तान गुजरात में भी है, लद्दाख में भी है, हरियाणा में तो है ही नहीं ऐसा कुछ रेगिस्तान टाइप का। लद्दाख में थोड़ा बहुत है लेकिन पहाड़ी इलाका है, और गुजरात तो आपको पता ही है गुजरात है, तो राजस्थान में ही हम एक तरह से तुक्का भी मार सकते हैं इसमें। विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेगिस्तान उत्सव जो है, जिसे मरु उत्सव भी कहा जाता है, 13 फरवरी 2022 को पोखरण में शुरू हुआ। 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत पोखरण में एक जुलूस के साथ हुई। विभिन्न झांकियों के माध्यम से जो है मरु या रेगिस्तान संस्कृति और परंपरा की विशिष्टता को जो है प्रस्तुत किया गया। जो 15 फरवरी को आकर्षण का केंद्र जो है कैमल पोलो मैच रहेगा। BSF कैमल टैटू शो में भी आयोजित करा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किसे खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मनोज तिवारी। मनोज तिवारी कौन से मनोज तिवारी? हमारे भाजपा वाले भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी खादी और बिहार के अन्य जो हस्तशिल्प हैं उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इनकी घोषणा कर दी है। अब एक अभिनेता के रूप में मनोज तिवारी धरती पुत्र, राजा ठाकुर, भोले शंकर, इंटरनेशनल दरोगा आदि सहित कई फिल्मों में हिस्सा रह चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना, देखिए भोजपुरी ना असली भाषा बिहार की, इसलिए यहाँ पे मैं बिहार से रिलेटेड लाया हूँ, भोजपुरी से भी रिलेटेड। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान वर्तमान में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार वर्तमान में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के रूप में मनाया जाता है? मिर्गी दिवस, ओके, 14 फरवरी को, यानी वैलेंटाइन डे वाला दिन। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। देखिए दूसरा सोमवार फरवरी, इस साल के जो फरवरी का दूसरा सोमवार है वो पड़ा 14 फरवरी को, यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है कि हमेशा दूसरे सोमवार यानी सेकंड मंडे को पड़ता है, किसके? फरवरी के। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, आप कहीं 14 फरवरी मत लिखिए आना, नहीं तो इस साल तो आप पास हो जाओगे पर अगले साल वाले बच्चों के लिए दिक्कत हो जाएगी। ओके, ये दिवस इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर जो है एपिलेप्सी IBE और इंटरनेशनल लीग जो है एसोसिएट्स हैं अगेंस्ट एपिलेप्सी द्वारा संयुक्त किया गया। यह दिन मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाता है, जिसे कि ये क्या है और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। फरवरी 2022 में किस दिन को स्वामी दयानंद सरस्वती की 158वीं जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, जिन्होंने वैदिक धर्म के सुधार आंदोलन का प्रचार करा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1875 में। 1876 में स्वराज का भारतीयों के लिए भारत ये आह्वान किया गया था।
अब जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इन्होंने 60 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनके प्रमुख विद्वत्पूर्ण कार्यों में से एक सत्यार्थ प्रकाश है, जिसका अर्थ है सत्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए एक योजना की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर क्या है? 5 की मंजूरी दे दी है, 5 योजना की। केंद्र सरकार ने 5 और वर्षों के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों की जो है आधुनिकीकरण की और सुधार के लिए एक योजना मंजूरी दे दी है। पुलिस बल आधुनिकीकरण यानी MPF जो है 2021-22 से 25-26 की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है, यानी 21 से 22 से और 25-26 से। अब इस योजना में 26,275 करोड़ रुपए कुल केंद्रीय वित्तीय परिवहन के साथ सभी प्रासंगिक उपयोजनाओं में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित मंत्रियों में से 13 फरवरी 2022 को द्विपक्षीय संबंधों के विकास की समीक्षा जो है करने के लिए फिलीपींस का दौरा किया है, किसने किया है? तो इसका आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर 13 फरवरी 2022 को फिलीपींस पहुंचे। विदेश मंत्री के रूप में जो है ये उनकी फिलीपींस की पहली यात्रा है। वो अपने समक्ष फिलीपींस के विदेशी कार्यों के जो सचिव हैं थियोडोरो एल लेक्सिन जूनियर के साथ इन्होंने बातचीत करेंगे। दोनों मंत्री जो हैं द्विपक्षीय संबंधों में विकास की समीक्षा करेंगे। फिलीपींस आधिकारिक तौर पर फिलीपींस गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया में एक द्विपक्षीय जो है समूह देश है। राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुर्ते। राजधानी मनीला। मुद्रा फिलीपीन पैसो। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो कृषि क्वेश्चन नंबर 14 है, कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने क्या करा है? इन्होंने 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका आंसर है क्या है? इसका आंसर 13 फरवरी को इन्होंने ऐसा मनाया है। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने 13 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार जो सर्वोदन सक्रिय सरकारी निकाय है ये। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। APEDA ने कृषि उत्पादों के निर्यातों को 2021 से $20.67 बिलियन तक ले जाने में सरकार का सक्रिय जो है रूप में समर्थन किया। अब आगे बढ़ने से पहले जो है जो इसकी स्थापना वर्ष है 1986 में $0.6 बिलियन था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मैंने कल के वीडियो में जो सुबह मैंने बोला था कि आपको सबको कमेंट करना है एक मोटिवेशन शायरी, जैसे कि मैं आपको रोज़ रोज़ मोटिवेट कर सकूं। तो बस 2 बच्चों का कमेंट आया, एक नीलम सिंह का और एक अक्षय बच्चे का। तो पहले तो नीलम सिंह का आया था, उनका 1 घंटे कुछ पहले आया था अक्षय यादव से जो स्टूडेंट है। तो पहले मैं नीलम सिंह का पढ़ूँगा, ओके। तो उनका है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है, जो रात भर मेहनत करता है वही सुबह को सूर्य बनकर चमकता है। तो ये बात तो सच है कि जो एक तरह से देखा जाए कि आपका ये जो स्टूडेंट लाइफ है, जो आपका छात्र लाइफ है, ये है आपका एक तरह से संघर्ष का ज़िंदगी जी रहे हो आप। अभी जो है आपका संघर्ष का ही ज़िंदगी चल रहा है आपका, एक तरह से देखा जाए तो। अब आप ज़रा खुद ही सोचिए, जब आप इस सरकारी नौकरी को पालोगे जिसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, रात भर जाग के पढ़ लिख के अपना आराम से, तो जो आपके लिए अगला सूर्य होगा ना, और आप भी वो एक तरह से सूरज की तरह चमक कर निकलोगे। आपकी रोशनी दूर दूर लोगों को दिखाई देगी, गली मोहल्लों में, अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में। और सबसे बड़ी बात तो मम्मी पापा को बहुत दुगनी खुशी होगी जब आप सरकारी नौकरी ले लोगे। क्यों? उनका हाथ बढ़ जाएगा पहली बात, और आप कुछ बहुत बड़े बन जाओगे। देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि पैसे से कुछ नहीं होता, पर उन्हें ये नहीं पता कि सारी खुशियाँ जो हैं पैसों से ही रिलेटेड होती हैं। अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो नहीं समझेंगे, पर आप समझते हो। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, जैसे कि हम पहले थे ही नहीं थे बचपन में, आप भी थे। और आप तो अभी छात्र हो, आपके पास तो समय ही समय है पढ़ने का। आप पढ़िए लिखिए और अच्छे से अच्छी सरकारी नौकरी लीजिए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल जो पहले करेगा उसका कमेंट हम पढ़ेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया? पुनः मतलब फिर से। तो आपको ये बताना है, क्योंकि मैंने अभी आपको ये सब बताया, तो आपको कम से कम तो बताना ही चाहिए, जिससे कि आपको भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ
चलिए बताइए, फटाफट बताइए फटाफट। तो इसका आंसर है फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर। ओके, अब 13 फरवरी 2022 को फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। सेकंड, ओके, सेकंड वर्क है इनका कार्यकाल, यानी जो समय है। वह 2017 से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता थे। 2005 से 2009 तक, 2013 से 17 तक विदेशीय कार्य के मंत्री थे। 2007 से 9 और तक जर्मनी वाइस चांसलर थे। तो जो ओलाफ स्कोल्स जर्मनी के चांसलर हैं वर्तमान में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, यूरो, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर वर्तमान में। अभी इनके बारे में चर्चा हो रही है, तो आपको तो पता ही होगा। और जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्स, ये भी इधर डिस्कस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पद्म भूषण पुरस्कार है, इसे सम्मानित बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष का फरवरी 2022 में निधन हो गया। अभी मैंने इनका हाल ही में इनके बारे में आपको बताया भी था। तो इसका आंसर है राहुल बजाज। अब जो दिग्गज उद्योगपति हैं बजाज समूह के प्रमुख राहुल बजाज फरवरी 2022 में निधन हो गया इनका। राहुल बजाज 1965 में बजाज समूह में और 1968 में बजाज ऑटो के CEO बने थे और 1979-80 में और 99-2000 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन जो है इंडस्ट्री है, इसके अध्यक्ष थे। भारत सरकार में पद्म भूषण सहित कई पुरस्कारों के प्राप्त करता है ये। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 14 फरवरी 2022 को 3 उपग्रहों को लेकर ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान इन्होंने लॉन्च करा। तो इसका नाम है, किससे करा था? PSLV-C52 से। अब जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो, इन्होंने 14 फरवरी 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 3 उपग्रहों को लेकर ध्रुवीय उपग्रह जो है प्रक्षेपण यान PSLV-C52 लॉन्च करा। इस वाहन का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये एक रडार इमेजिंग उपग्रह है, EOS-4 ले जा रहा था। अन्य 2 उपग्रहों में IIST का एक विद्यार्थी उपग्रह है इंस्पायर सैट-1, इसरो का एक प्रदर्शक उपग्रह है INS-2TD शामिल भी है। चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C49 लेके गया था। 51वां मिशन लॉन्च किया था इस टाइम। इसरो के अध्यक्ष कौन है? श्री S सोमनाथ। वर्तमान में इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो की स्थापना है, ये यहाँ पे स्थापना लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्थापना। ओके, 15 अगस्त 1900 कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड शेयर करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए इस चैनल को। ये वीडियो सुबह 6 बजे लाइव होती है या फिर प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसका PDF वही 1-2 दिन बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आज शाम के टॉपिक में ज़रूर आइएगा।